मुक्ति पथ के इस पेज पर आज हमारे साथ आप जितने भी मित्र हैं, आप सबका बहुत स्वागत। आज वाकई में लिए एक बढ़िया मौका है कि एक साथ बहुत सारे परिचित मित्र यहाँ पे दिख रहे हैं और मुक्ति पथ के इस आयोजन से जितने हमारे जितने मित्र जुड़े हुए हैं, ये एक सार्थक आयोजन है और बहुत व्यवस्थित किस्म का आयोजन है। मैंने इसके कई अंक देखे हैं और मुझे वाकई अच्छा लगा कि एक बहुत सार्थक किस्म का काम आप सभी मित्रों के संपर्क से हो रहा है, कोशिशों से हो रहा है। जैसा कि मुझे लग रहा है कि इस कविता पाठ के पहले मैं कुछ ऐसी जानकारियाँ, कुछ ऐसे अपनी यात्रा के कुछ बिंदु आपसे साझा करूं जो मुझे कविता की तरफ ले आए, जिनसे मेरा कविता की तरफ आना, लिखना, लिटरेचर से जुड़ना संभव हो पाया। तो मित्रों, एक कविता को लेके जो एक सबसे पहली बात मुझे ये कहनी थी कि एक कविता लिखने का जो एक माहौल बना, वो सबसे पहले वो अपने घर से ही बना। मेरे पिता कविताओं के कोई बहुत पाठक नहीं थे, बहुत गहरे, लेकिन वो शायद वो कहानियों और उपन्यासों के बड़े गहरे पाठक थे। और किताबों के से जुड़ने का जो एक संस्कार जो एक बचपन से यूं ही देखने को मिला, ये सबसे शायद पहले ये घर से ही संभव हो पाया। और मैंने जब अपने घर में आंखें खोली तो मैंने देखा कि किताबों का पहले से एक बड़ा संसार था हमारे यहाँ। फिर पिताजी के समय उन्होंने बहुत सारे उपन्यास खरीदे थे। उपन्यासों का एक बड़ा संकलन हमारे यहाँ था और ये लगभग उसी दौर में जब मैं 8वीं-9वीं में पढ़ रहा था तो मैंने घर में अपने पिता को सिर्फ एक ही काम करते देखा। वो दफ्तर से आते थे, इसके बाद वो उनका सारा वक्त किताबों के साथ ही बीतता था। तो ये एक चीज़ स्वाभाविक तौर पे हमारे साथ आई कि मैं किताबों के प्रति एक सहज जो एक जुड़ाव हो सकता था, उसमें इस माहौल का एक बड़ा योगदान रहा। और कुछ एक कहानियाँ मेरे पिता की बहुत पहले धर्मयुग में और अमृत राय के संपादन में एक कहानी की पत्रिका निकलती थी, उसमें एक कहानी आती थी। लेकिन बाद में पिता ने मेरी इस तरह से लिखना छोड़ दिया, लेकिन उनका पढ़ना जारी रहा। लेकिन मैं ये कोशिश कर रहा था लगभग जिन दिनों पराग और नंदन और बाल भारती इस तरह की पत्रिकाओं का चलन था और घर में सारी पत्रिकाएं आती थीं हम भाई बहनों के लिए, तो एक स्वाभाविक सी इच्छा थी कि मेरा भी नाम छपे। मैं उन पत्रिकाओं में देखता था कि कैसे बच्चों के नाम छप रहे हैं, तो उस तरह से मैंने भी कोशिश की अपनी इस जिज्ञासा को अपने पिताजी से साझा किया कि मैं इसमें कैसे लिख सकता हूँ। तो इस तरह से चीज़ें पिताजी ने कहा कि आप लिखिए, अगर आप लिख सकते हैं। तो लगभग 9th की बात है कि मैंने पराग में एक कहानियों का एक प्रतियोगिता हुआ करती थी हर माह। तो मैंने पराग में एक कहानी लिखी और वो मैंने भेजी और वो अस्वीकृत हो गई, वो प्रतियोगिता के लायक भी नहीं थी इस तरह से। लेकिन मैंने 2-3 बार कोशिश की और वो एक बार जितनी कहानियाँ पहुँची थी पराग में, इस कहानी को मुझे दूसरा पुरस्कार मिल गया, जो उस समय एक बड़ी बात थी। तो इस तरह से एक बड़ा हौसला मिला पराग में छपने का। और फिर ये एक तरह से लिखने की तरफ एकमात्र शौक़ रह गया कि लिखना है। लेकिन ये बहुत व्यवस्थित रूप से कभी नहीं रहा और ये शायद क्रम उस तरह से आज भी जारी है कि व्यवस्थित रूप से लिखना आज भी संभव नहीं हो पाया है। कि लगभग आप कह सकते हैं कि 25, 26, 27 सालों में मेरे पास ज़्यादा कविताएं आज भी नहीं हैं। तो इस तरह से एक सिलसिला उन दिनों शुरू हुआ था
और फिर ये बाद में अखबारों में चिट्ठियां लिखने, अखबारों में छोटी मोटी रिपोर्टिंग के साथ शुरू हुआ। और इंटर तक आते आते थोड़ा इसने व्यवस्थित रूप लिया कि लगातार मेरी छोटी छोटी चीज़ें अखबारों में और छोटी मोटी पत्रिकाओं में छप रही थी। लेकिन एक जब मैं कॉलेज में आया तो एक बड़ा अच्छा संयोग रहा कि मेरे अध्यापक डॉक्टर विभूषण थे टीएनबी कॉलेज भागलपुर में। तो उनका मैं समझता हूँ कि उनकी उपस्थिति मेरे जीवन में बहुत मायने रखती है। उनका मिलना सचमुच उन्होंने मेरे जीवन को एक नई दिशा दी। और पहली बार मुझे लगा कि उनको सुनते हुए कॉलेज में जब मैंने उनका पहला लेक्चर सुना था तो मुझे लग रहा था कि ये अपने आप में रवि जी को सुनना एक थोड़ा अलग अनुभव था सारे अध्यापकों से। तो फिर जब एक क्लास में वो मुझे जब उन्होंने एक प्रसंग था कि इसमें उन्होंने पूछा था कि आपने हिंदी ऑनर्स क्यों पढ़ा है, हिंदी ऑनर्स आपने क्यों लिया है। तो जो मैंने वजह बताई थी कि मुझे लिटरेचर में रुचि है और मैं कहानियाँ पढ़ता हूँ। उस वक्त मैंने लगभग बीए तक में लगभग हिंदी की लगभग चुनी हुई जितनी कहानियाँ थी कह सकते हैं कि वो मैंने पढ़ ली थी। और ये जब रवि जी को मैंने बताई तो वो बहुत विस्मित भी हुए थे। और उन्होंने एक बार एक क्लास में मुझसे ये पूछा था कि आप अच्छा आप हिंदी ऑनर्स पढ़ने आए हैं तो आप बताइए कि हिंदी के 5 कहानीकारों के नाम बताइए। तो मैंने एक नाम स्वयं प्रकाश का भी बताया था। तो स्वयं प्रकाश का नाम सुनकर डॉक्टर विभूषण चौंक गए और उन्होंने ये कहा था कि ये पिछले 30-35 सालों के उनके अपने अध्यापन के कैरियर में उनको ये लगा कि कोई नया छात्र स्वयं प्रकाश को भी जानता है। इस बात से भी बहुत प्रभावित हुए और फिर हमारा जो साथ बना वो आज की तारीख तक जारी है। तो बसंत भाई बहुत स्वागत है आपका, अच्छा लगा कि आप साथ हैं। विशाखा जी बहुत बढ़िया लग रहा है कि आप सब मित्र हमारे साथ हैं। रमेश रितंबर भी साथ हैं। तो रवि जी ने एक बड़ी घटना इस बीच ये हुई थी कि रवि जी उन्हीं दिनों एक आयोजन हो रहा था, वो झांक रहा है उसे बंद कर दीजिए। उन्हीं दिनों एक आयोजन हो रहा था गया में जिसमें भीष्म शाहनी सहित हिंदी के कई महत्वपूर्ण लेखक गया आए हुए थे। उन दिनों मैं बीए के प्रथम वर्ष का छात्र था। तो रवि भूषण अपने साथ मुझे वो लेके आए गया और उन्होंने मुझे उस इतने बड़े आयोजन में जिसमें भीष्म शाहनी एक मुख्य अतिथि थे और उनका तमस सीरियल उन दिनों चल रहा था। लगभग 5 किस्तों में संभवतः ये सीरियल बना था और आखिरी किस्त हम लोगों ने भीष्म शाहनी के साथ ही देखी थी। भीष्म जी से एक व्यक्तिगत परिचय रवि जी ने मुझे मेरा कराया और कहा कि ये इस आयोजन में सबसे कम उम्र का अतिथि है। तो भीष्म शाहनी बहुत प्रसन्न हुए और मुझे याद है कि उन्होंने अपना 2 उपन्यास मुझे भेंट किया था और ये कहते हुए कि किसी आयोजन में आप इतना छोटा कोई अतिथि कोई प्रतिभागी हो तो मुझे आज बड़ा अच्छा लग रहा है। तो ये वो मेरे जीवन में की बड़ी महत्वपूर्ण घटना है जिसमें भीष्म जी के साथ मैं बहुत देर तक बैठा रहा और उसमें उन्होंने अपनी 2 किताबें मुझे भेंट की और उन्होंने ये कहा कि कविताएं लिखते हो या लिखने की कोशिश कर रहे हो तो अब इसमें ना अपनी एक अलग राह बनाने की कोशिश करना, अपनी एक अलग जिससे तुम अलग से पहचाने जाओ। पता नहीं वो कोशिश मैं कितना कामयाब हो सका कि मैं उस चीज़ को कितना साध सका ये नहीं कह सकता हूँ। तो लेकिन कोशिश की उन दिनों। जो मेरे पिता ने कहा था कि निराला को पढ़िए, अगर आपको कविताओं की तरफ जाना है तो आपको निराला को पढ़ना चाहिए, नागार्जुन को पढ़ना चाहिए। ये मेरी रुचि को देखते हुए मेरे पिताजी क्या करते थे कि जो मेजर पोएट हैं उनको आप उसको थोड़ा बहुत करके देख लें।
लेकिन उन दिनों भी मैंने व्यवस्थित रूप से मैंने पढ़ा नहीं था, लेकिन लगभग मेरी जो प्रिय किताबें थी वो राग दरबारी थी, मैला आंचल था, मंजूर एहतशाम का सूखा बरगद था, और कसब था। मैं ये और कुछ एक उपन्यास थे जिनको मैंने कई बार पढ़ा था, और इसका फ़ायदा ये हुआ कि एक अच्छा गद्य पढ़ते हुए उसमें कविताओं की एक पृष्ठभूमि बनती गई। तो मुझे लगा कि अगर आप सचमुच कविताएं बिना अच्छा गद्य पढ़े ये संभव नहीं है। और रवि जी ने मुझे कहा था कि अगर नागार्जुन को एक बहुत बड़े कवि के रूप में एक बार निजी बातचीत में कहा था कि विनय तुम्हें नागार्जुन को ठीक से पढ़ लेना चाहिए। तो रवि जी के कहने पर, रवि सर के कहने पर मैंने उनको नागार्जुन को जितना संभव हो पाया उनके उपन्यास से ज़्यादा उनकी कविताओं ने मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। बहुत सारे दोस्त आज भी कहते हैं कि तुम्हारी कविताएं ज़्यादातर स्मृतियों पर केंद्रित हैं, उसमें दूसरे पहलू और जीवन के कई दूसरे पहलू नहीं आ पाए हैं। तो मुझे लगता है कि पता नहीं, ये शायद मेरी अपनी सीमाएं रही हों कि मैं वो शायद उस तरफ से, उस दृष्टिकोण से मैं चीज़ों को नहीं देख पाया। जैसे आज एक जो लेख आया है मेरी कविताओं के संबंध में मुक्ति पथ पे, उसमें यही कहा गया है कि जैसे संथालों का जो जनजीवन है, संथाल पढ़ना का या आदिवासियों के जो मिट्टी, ज़मीन और धरती और संसाधन की जो लड़ाई है, वो चीज़ें उस तरह से नहीं आ पाई हैं उस कविता में। ये मैं भी ये महसूस करता हूँ, लेकिन मैंने हमेशा यही कोशिश की जो स्वाभाविक तौर पे जो चीज़ें आई आ सकें वो वही मैं लिख पाऊँ। राजवर्धन जी बहुत शुक्रिया, आप साथ हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से चीज़ें धीरे धीरे चीज़ों ने एक स्वरूप लेना शुरू किया। और पहली बार जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक कविता लिखी संभवतः 90-91 में। मेरे पिताजी ने कहा कि अच्छा पहले आप अपने गांव पे ये कविता लिखिए जो आप लिख सकते हैं। तो मैंने एक कविता लिखी, मेरा गांव यहाँ से। वो एक ऐसी कविता थी जो से एक पहाड़ से मेरा गांव कैसा दिख रहा है, एक पहाड़ से एक दूर से गांव कैसा दिखता है, लेकिन गांव की जो अपनी अंदरूनी राजनीति है, गांव के जो भीतर का वैमनस्य है, जो बदलते हुए समीकरण है नए गांव के, वो दिखता नहीं है बाहर से। बाहर से सब कुछ है, एक बहुत सुंदर हरे भरे वृक्षों से लदा भीतर एक छोटा सा गांव बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैंने वो कविता लिखी थी कि भीतर जो इतनी विरूपताएं हैं वो दिखती नहीं है, इसलिए मुझे ये गांव, मुझे अपना गांव अच्छा लगता है पहाड़ से। तो ये बात शायद ये कविता मैंने लिखी और मैंने पहली बार बिना पूछे, बिना किसी को दिखाए ये कविता आजकल को भेजी, और आजकल ने उसको नए कवियों वाले स्तंभ में जगह दी और वो छप गई। तो एक तरह से वो उसका छपना था कि मुझे जाहिर है कि बहुत खुशी हुई, ये बढ़िया था। तेज प्रताप जी बहुत स्वागत है आपका, बढ़िया। तो इस तरह से शुरुआत हुई। फिर मित्रों एक बात बताऊं कि मेरी सारी ही कविताएं लगभग एकदम पास के अनुभवों से लिखी गई हैं। उसमें बहुत कहीं से ये एक मेरी सीमाएं हो सकती हैं कि मैंने बहुत दूर की कौड़ी लाने की कोशिश नहीं की, कुछ ऐसा कभी रचने की कोशिश नहीं की कि जो चीज़ें मेरे अनुभव से बाहर की दुनिया की हों उन पर मैंने कभी न लिखने की कोशिश की, न ये बात मेरी समझ में आई। आज भी बहुत ऐसी कविताएं हैं जिसमें मुझे लगता है कि जैसे अभी पिछले दिनों जब मैं कह रहा था कि
पिछले दिनों जब राजेश जोशी का इसी मुक्ति पथ पे मैं सुन रहा था तो उनकी बहुत सारी बातों ने मुझे बहुत प्रभावित किया कि कविता आपको किस रूप में कविता किस रूप में आपको प्रभावित करती है। कुछ अपने समकालीन कवि मित्रों के बारे में जिनसे जिसको कह सकते हैं कि जिसने कविताओं के लिखने या इस दुनिया में आगे आने का कुछ रास्ता दिखलाया। उसमें एक वक्त था कि धर्मयुग में मैंने कुमार अंबुज की एक पुरस्कृत कविता पढ़ी थी, किवाड़। किवाड़ दरअसल किवाड़ एक ऐसी कविता थी जिसने मुझे एक कविता का फॉर्मेट दिया। और फिर मैंने कुमार अंबुज जी की लगभग उन दिनों छप रही जो कविताएं थी, मैंने उसको बहुत ध्यान से देखना शुरू किया। तो मुझे लगा कि कविताओं का स्वरूप अपने समय में काफ़ी बदल रहा है। और फिर धीरे धीरे वक्त के साथ जो कविता की यात्रा की थोड़ी बहुत समझ जो बन पा रही थी, उसमें अपने समय के जो कुछ उन दिनों जो हमारे कंटेम्प्रेरी पोइट थे, जैसे उन दिनों जो कुमार अंबुज की पीढ़ी के, उन दिनों मैंने उनको बहुत ध्यान से पढ़ा। कात्यायनी की कविताओं को भी बहुत ध्यान से पढ़ा। फिर बाद के दिनों में राजेश जोशी के संग्रह पढ़े, तो उसमें वीरेंद्र डंगवाल, मंगलेश डबराल, ये सारे कुछ ऐसे कवियों को मैंने ध्यान से देखना शुरू किया, जिसकी वजह से एक कविता का रास्ता, एक कविता की समझ का बनना मेरे भीतर शुरू हुआ। और ये अच्छा हुआ कि कुछ एक ऐसा वक्त आया कि जिसमें मुझे अच्छा लगा कि इन कवियों के साथ मुझे कविताएं पढ़ने का भी एक अवसर मिला। मैं इसे अपने हक में एक बड़ी बात मानता हूँ। कुछ चीज़ें जो मैं नहीं लिख पाया, जैसे अक्सर मैंने कोशिश की है कि मैं कुछ ऐसी विषयों पे लिखूं जो मेरे लिए थोड़ी बस वो मेरी सोच में शामिल रह गई। और मुझे लगता है कि एक कवि जो सोचता है अपने लिए बेहतर, वो शायद कभी लिख नहीं पाता है। ऐसी बहुत सारी कविताएं मन में लिखी रह जाती हैं, आप उनको कभी नहीं लिख पाते, जो आपको एक सफ़र में चलते हुए यात्रा में मिले किसी व्यक्ति से कोई बिंब बनते हों। जीवन की इस लंबी यात्रा में बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आपको लगता है कि एक बेहतर कविता आप लिख सकते थे, लेकिन ये सारी चीज़ें बस यूँ ही रह गई। और मुझे लगता है कि सारी कविताएं मुझसे छूट गई हैं। अब पता नहीं, कभी अचानक से, जैसे शमशेर कहते हैं कि कविता मृत्यु की तरह है, वो अचानक आती है, तो शायद वो किसी दिन अचानक वापस आए, लौटे, मैं कुछ लिख सकूं। जैसे अभी पैदल चलते हजारों लाखों लोगों के जो दृश्य पूरी दुनिया में देखे गए भारत में, मैं चाह रहा था कि उस पर कोई एक मार्मिक कविता लिख सकूं, और मैंने लिखने की कोशिश की, लेकिन पूरी बात बनी नहीं। इसका अफसोस मुझे हमेशा रहता है कि मैं जो चीज़ लिख सकता हूं, वो मैं नहीं लिख पा रहा। मैंने ये मेरी एकदम बेसिक, मैं अपने आप को, ये मैं अपनी सीमाएं मानता हूं कि मैं बहुत सारी चीज़ें, जैसे संथाल पढ़ना को लेकर भी कई एक मित्रों ने कहा है कि संथाल पढ़ना आपका जनजीवन उस तरह से नहीं दिखता है। तो ये मैं हमेशा कहता हूँ कि हर एक कवि की सीमाएं हैं, कि कोई ज़रूरी नहीं कि वो अपने परिवेश को इस तरह से देख ही ले। तो मैं इसको अपने हक में एक बड़ी कमजोरी भी मानता हूँ। और मैं, जैसा कि मैंने कहा दोस्तों, कि मैंने वही लिखने की कोशिश की जो मेरे आसपास रहीं। अब मैंने आसपास जो देखा, जैसे लोगों से मिला, जो संगीत सुने, मैं बचपन से ही, मुझे फिल्मों के पुराने संगीत बहुत पसंद आते थे। और मैं मानता हूँ कि उन पुराने गीतों ने मेरे मन में एक
जगह बनाई है कविता को लेके भी। उसमें उसमें गज़लों का भी बड़ा स्थान है। मैंने इन चीज़ों को बचपन से इतना ज़्यादा सुना है कि बहुत सारी कविताओं के जो बिंब बने हैं वो फिल्मी गीतों को सुनते हुए बने हैं, या इस तरह की चीज़ों से गुजरते हुए कि जब आप कोई अच्छा संगीत सुन रहे होते हैं तो आपके साथ बहुत सारी चीज़ें उस यात्रा में सफ़र करती जाती हैं, और संभव है कि कोई एक बिंदु बनता है, कोई प्रस्थान बिंदु मिलता है और आप कुछ लिख डालते हैं। तो उस तरह से गीतों और गज़लों का भी मेरे जीवन में सुनी हुई चीज़ों का बड़ा एक अहम भूमिका रही है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो मैंने सोचा कि आपसे शेयर करूं। मुझे अपने बहुत सारे समकालीन कवियों की कविताएं बहुत पसंद हैं, और कुछ इधर बिल्कुल नए कवि आए हैं, वो तो लगभग बहुत सारे कवियों ने विस्मित किया है, बहुत सारी नई कवित्रियों ने विस्मित किया है उनके अपने विषय को चयन को लेके भी। मैंने अभी हाल में अनुपम सिंह की कविताओं को सुना था, वो मुझे लगा कि एकदम नए और अछूते बिंब लेके हिंदी कविता की तरफ आई। शैलजा पाठक को सुना, रूपम मिश्रा को सुना, तो मुझे लगा कि ऐसे बहुत सारे और नाम भी हो सकते हैं, और जिनका भी मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग बिल्कुल जो नए लोग आ रहे हैं, मैं देखता हूँ कि उसमें एक अद्भुत बात है कि एक बहुत सारे लोग एक बड़ी तैयारी के साथ आए हैं और बहुत बेहतर लिख रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि काश से कोई एक ऐसी कविता मैं भी लिख पाता। तो दोस्तों, ये मेरे ख्याल से अब मुझे कुछ कविताएं पढ़नी चाहिए, और मैं कुछ पुरानी नई कविताएं मिला के आपको कुछ एक कविता सुनाता हूँ। ज़्यादातर जैसा कि आप जान रहे हैं कि मेरे आसपास कई सारी कविताएं हैं, इसमें घर है, परिवार संबंध हैं। वो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको पसंद आएंगी, और शायद मुक्ति पथ पे आना मेरा साथ थोड़ा सार्थक रहेगा, हुआ होगा। एक पहली कविता सुनाता हूँ, घर। शीर्षक है घर। मैं चलता हूँ मैं चलता हूँ या मुझे चलना चाहिए, कहता हुआ आता हूँ घर के दरवाजे पर। मैं चलता हूँ या अब मुझे चलना चाहिए, कहता हुआ आता हूँ घर के दरवाजे पर। फिर कब आ पाऊँगा या फिर मुझे जल्दी आ जाना चाहिए, मेरा झोला ठीक करते हुए माँ कहती थी जब वह थी, और दरवाजे से आंख भर मेरा जाना देखती थी। फिर कब आ पाऊँगा या फिर मुझे जल्दी आ जाना चाहिए, मेरा झोला ठीक करते हुए माँ कहती थी जब वह थी, और दरवाजे से मेरा आंख भर जाना देखती थी। इस तरह से अपनी नौकरी पर जाने को निकलता हूँ घर से, और थोड़ा घर पर ही छूट जाता हूँ। इस तरह अपनी नौकरी पर जाने से निकलता हूँ घर से, और थोड़ा घर पर ही छूट जाता हूँ। रुलाई बाहर आने से रोकता हूँ, बड़े भाई को कहता हूँ फला काम देख लीजिएगा, मौसी के यहाँ चले जाइएगा, सुना है बीमार है। अब वही तो एक बहन बची है माँ की, याद है गुड़ के अरसे कितना भेजा करती थी हमारे लिए। चाहता हूँ बस छूट ही जाए, चाहता हूँ बस छूट ही जाए, कोई छोटी चीज़ याद आ जाए और भागूं घर के अंदर। अभिनय करूं भीतर आते हुए कि कमरे की खिड़की शायद खुली तो नहीं रह गई। अभिनय करूं भीतर आते हुए कि कमरे की खिड़की शायद खुली तो नहीं रह गई। शहर के किराए के घर की चाबी तो नहीं भूल आया ताखे पर। जब तक शहर के लिए बस आ नहीं जाती, नज़र बचाकर देखता रहता हूँ घर को। जब तक शहर के लिए बस आ नहीं जाती, नज़र बचाकर देखता रहता हूँ घर को। एक एकदम शुरुआती दौर की कविता है, और
एक कवि के द्वंद्व को लेके ही है। इस कविता के काफ़ी पोस्टर वगैरह बने थे, तो ये कविता थोड़ी शायद पाठकों के जहन में हो सकती है। एक कवि का अंतर्द्वंद। जरा गर्म पानी दीजिएगा। एक कवि का अंतर्द्वंद। वह बहुत उदास सी शाम थी जब मैं उस स्त्री से मिला। मैंने कहा मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। फिर सोचा यह कहना कितना नाकाफ़ी है। वह बहुत उदास सी शाम थी जब मैं उस स्त्री से मिला। मैंने कहा मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। फिर सोचा यह कहना कितना नाकाफ़ी है। वह स्त्री एक वृक्ष में बदल गई, फिर पहाड़ में, फिर नदी में। धरती तो वह पहले से थी ही। मैं उस स्त्री का बदलना देखता रहा। एक साथ इतनी चीज़ों से प्रेम कर पाना कितना कठिन है, कितना कठिन है एक कवि का जीवन जीना। वह प्रेम करना चाहता है एक साथ कई चीज़ों से, और चीज़ें हैं कि बदल जाती हैं प्रत्येक क्षण में। अब मित्रों, पिछले 25-27 सालों की जो एक कविता का जो कविता से जो संपर्क रहा है, लेकिन मेरे पास प्रेम कविताएं बहुत ज़्यादा नहीं थी। आज हमारे एक मित्र कह रहे थे फ़ोन करके कि कुछ अपनी प्रेम कविताएं सुनाइएगा जो आपने बहुत कम लिखी हैं। तो इस तरह से मेरे पास 2-3 कविताएं हैं। मैं चाहता हूं कि आप उसको सुने। कोई सा दिन, एक कविता है, कोई सा दिन। एक पूरा दिन तुम्हारे साथ खर्च करना चाहता हूँ। वो कौन सा महीना होगा, कौन सा दिन। एक पूरा दिन तुम्हारे साथ खर्च करना चाहता हूँ। वो कौन सा महीना होगा, कौन सा दिन। क्या धूप बहुत तेज होगी उस रोज़, या बादल काले हो रहे होंगे बारिश का संकेत देते हुए। क्या हवा अपनी पूरी ठंडक के साथ तुम्हारे कमरे में फैली होगी बेतरतीब कागजों और किताबों के बीच। क्या तुम्हारा कमरा वैसा ही है जैसा 15 साल पहले था। क्या तुम्हारा कमरा वैसा ही है जैसा 15 साल पहले था। तुम्हारी आदतें कितनी बदली हैं। तुमने ठीक से रसोई बनाना सीख लिया है। कपड़े अब भी तह करके रखती हो वार्डरोब में। किराए का मेरा वो कमरा और गुलमोहर क्या अब भी दिखते हैं तुम्हारी छत से। और हाँ, क्या भाई आज भी सुनता है वैसे ही डूब कर पंडित रविशंकर को। माँ के घुटने का दर्द कैसा है। तुम्हारे पिता अब कैसे दिखते हैं। क्या धूप अब भी आती है तुम्हारे बिस्तर पर। एक पूरा दिन तुम्हारे साथ खर्च करना चाहता हूँ। वह कौन सा महीना होगा, जाने वह कौन सा दिन। एक कविता है, मैं लौटूंगा। तकरीबन इन कविताओं के लिखे एक लंबा वक्त गुजर गया है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो नए पाठक होंगे उनको ये चीज़ें संभव है कि पसंद आए। तो फिर मैं चाहता हूँ कि ये इतने सारे दोस्त हैं, नए लोग भी इसमें मिले हैं। मैं चाहता हूँ कि ये कविताएं मैं पढ़ूँ। मैं लौटूंगा। तबादले का मतलब एक शहर के जीवन से सभी चीज़ों का छूटना नहीं है। एक शहर से विदा होने का मतलब स्मृतियों और यादों का समाप्त हो जाना नहीं है। मैं कमान से निकला हुआ तीर नहीं हूं जो नहीं लौटूंगा फिर। मैं कमान से निकला हुआ तीर नहीं हूं जो नहीं लौटूंगा फिर। मैं लौटूंगा तुम्हारे पास, बस उस तरह से नहीं जैसे लौट कर आते हैं हर बरसात में
इस देश के कुछ हिस्सों में प्रवासी पक्षियों के समूह, या जैसे लौट आते हैं बसंत के महीने में पेड़ों पर नए पत्ते, या शाम आती है जैसे। मैं लौटूंगा तुम्हारे पास पर उस तरह से नहीं जैसे लौट कर आते हैं हर बरसात में इस देश के कुछ हिस्सों में प्रवासी पक्षियों के समूह, या जैसे लौट आते हैं बसंत के महीने में पेड़ों पर नए पत्ते, या शाम आती है जैसे। नहीं लौटूंगा उस तरह से। जीवन में उम्मीद और किनारों पर लहरों की तरह लौटूंगा। मैं लौटूंगा तुम्हारी नींद में किसी सुंदर सपने की तरह। लौटूंगा तुम्हारी त्वचा और सांस में हवाओं के साथ। शायद लौटूं पक्षी बनकर और तुम्हारे कमरे के रोशनदान पर बसेरा करूं। बहूं तुम्हारे रक्त में तुम्हारे कुएं का जल बनकर। बिखरूं बिखरूं गुनगुनी धूप का टुकड़ा बनकर सर्दियों के दिनों में तुम्हारी छत पर। देखना देखना तुम्हारे घर की खाली जमीन पर वनस्पति बनकर उगूंगा और चौके में आऊंगा तुम्हारे पास। देखना तुम्हारे घर की खाली जमीन पर वनस्पति बनकर उगूंगा और चौके में आऊंगा तुम्हारे पास। तुलसी की पत्तियां बन जाऊंगा तुम्हारे आंगन में। तुम खांसी की तकलीफ में उबाल कर मुझे पीना। देखना मैं लौटूंगा कुछ ऐसे ही और वह लौटना दिखाई नहीं देगा। सुगीता गोपाल जी, बहुत धन्यवाद आपका कि आप सब मित्र हमारे साथ हैं और मुझे सुन रहे हैं अब पूरे धैर्य के साथ। कुछ मित्रों के कमेंट्स दिखाई नहीं पड़ रहे हैं और मैं देख भी नहीं पा रहा हूँ, इसलिए क्षमा चाहूँगा। एक कविता है अपने एक बहुत प्यारे दोस्त संदीप नाइक के लिए कभी लिखी थी, गंध। गंध। पुरानी किताबों की गंध की तरह बसी है तुम्हारी याद। किताबें जो हमने पैदल चलकर पैसे बचाते हुए खरीदी। पुरानी किताबों की गंध की तरह बसी है तुम्हारी याद। किताबें जो हमने पैदल चलकर पैसे बचाते हुए खरीदी। किताबें जो हमें प्रिय थीं और जो हमें उपहार में मिलीं और कुछ फुटपाथ पर विस्मित कर देने वाली तारीखों और हस्ताक्षरों से भरी हुई। धूसर हो गई शीशम की अलमारी में बरसों से जतन से रखी गई। धूसर हो गई शीशम की अलमारी में बरसों से जतन से रखी गई, जिन्हें झाड़ पोंछ कर आता रहा हूँ जीवन के लंबे और अपरिचित रास्तों पर, स्मृतियों को बचाता हुआ समय की धूल से। स्मृतियों को बचाता हुआ समय की धूल से। किताबों पर अपने नाम, शहर और तारीख लिखने की याद बाकी है। किताबों पर अपने नाम, शहर और तारीख लिखने की याद बाकी है। गो कि अभी और भी शहर बदलने थे हमें, लेकिन अभी भी शामिल हो तुम एक ऐसी ही याद में। उमा जी, हाँ, बख्तियारपुर कविता मुझे पढ़नी है और आप वो दोनों कविताएं मैं आप जरूर सुनाना चाहूँगा आज। वहाँ पे एक कविता होगी, दो पन्ना वो लेते आइएगा, दो पन्ने वहाँ पे होंगे। एक कविता है, वो एकदम चिट्ठियों के ज़माने की कविता है। जब चिट्ठियों में हमारा जीना मरना सब होता था और एक जब चिट्ठियों को लिखने और उसके लिए प्रतीक्षारत होते थे, तो वो एक ज़माना था। तो उन दिनों एक कविता लिखी थी, हरा लिफाफा। तो वो सुनिए। हालांकि आज के दौर में हमारे साथ बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जिन्होंने चिट्ठियों का वो ज़माना नहीं देखा होगा, लेकिन हम लोग जिस पीढ़ी के हैं उसमें ये चीज़ें हमारे सामने ही देखते देखते विदा हो गई। तो चिट्ठियों के आने का क्या रोमांच होता था, उनके प्रतीक्षा करने का, ऑफिस का जवाब लिखने का, उसके मजमून जानने का।
एक शानदार दौर था हम लोगों का। हरा लिफाफा। कई महीनों पर अपने कमरे में लौटा हूँ, देखता हूँ दरवाजे के नीचे पड़ा झांकता हुआ बाहर की ओर हरे रंग के लिफाफे का कोना। कई महीनों पर अपने कमरे में लौटा हूँ, देखता हूँ दरवाजे के नीचे पड़ा झांकता हुआ बाहर की ओर हरे रंग के लिफाफे का कोना। हरा लिफाफा किसका होगा, किसका होगा। झुकता हूँ, छूता हूँ वह हरा कोना, बहुत हल्के से फूंक मार उड़ा देता हूँ वहाँ जमी धूल। गुदगुदी सी हो रही है भीतर, दरवाजा बिना खोले खींच लेता हूँ वह लिफाफा हरा। सोचता हूँ हरे लिफाफे में तो मुझे नहीं लिखता कोई चिट्ठियाँ। ये चिट्ठी है या फिर कोई बधाई कार्ड? नहीं, कार्ड नहीं। अभी मेरा जन्मदिन भी नहीं, नए साल का यह महीना नहीं। और फिर मेरे पसंद का रंग हरा है, यह कौन जान रहा है भला। नहीं, कार्ड नहीं, अभी मेरा जन्मदिन भी नहीं, नए साल का यह महीना नहीं। और फिर मेरे पसंद का रंग हरा है, यह कौन जान रहा है भला। हड़बड़ी सी मच गई है भीतर, मन की पुलक पसर रही है बाहर। विस्मृत पसंदीदा नज्म आधी अधूरी ही सही, पर याद आ रही है अचानक। ओह, सिराओं में रक्त गतिशील हुआ जा रहा है क्यों। हरा लिफाफा जैसे किसानों के लिए हरे खेत। तय है हरे लिफाफे में कोई हरा समाचार ही होगा, कोई हरी बात ही होगी, जीवन का कोई सुंदर गीत ही होगा। हरे लिफाफे में नहीं होती पीड़ा और तनाव की बातें, दुख नहीं होते दुख के समाचार हरे लिफाफे में। पर इतना प्यार क्यों आ रहा है इसे देखकर, अभी रोमांच सा पसरा क्यों है दिशाओं में। ऐसा लगता है कि जैसे मैं ही फैला हूँ सारी सृष्टि में। भरा हुआ हूँ अभी इतना कि एक ही समय पहाड़ों को आशीर्वाद और फूलों को प्यार दे सकता हूँ। भरा हुआ हूँ अभी इतना कि एक ही समय पहाड़ों को आशीर्वाद और फूलों को प्यार दे सकता हूँ। मिल सकता हूँ सबसे गले, सबके लिए उपलब्ध हो सकता हूँ। ओह, ऐसे ही देखते रहना चाह रहा हूँ उम्र भर, यह हरा लिफाफा जैसे सौंदर्य और सुख की सुंदरतम अनुभूति मेरी हथेली पर। कुछ कविताएं जो एक कविता है जो अभी हाल में लिखी थी। पिछले साल बारिश जब बहुत कम हो रही थी तो ये पूरे इलाके में एक बड़ा हाहाकार की स्थिति थी और हम लोग पुरानी बारिश को याद कर रहे थे कि बारिश का लगातार होना कितना कम हो रहा है। प्रकृति का पता नहीं ये कैसा कोप था कि पिछले कई वर्षों से बारिश, जो हमारी स्मृतियों की जो बारिश है, हमारी स्मृतियों में जो बारिश का एक पूरा माहौल था, वो बारिश लंबे समय से दिखी नहीं हमारे इस पूरे इलाके में। लगभग देश में ही लगभग बारिश की स्थिति बहुत कम रही है। तो लगभग इसी मनस्थितियों में ये कविता हुई, बस इतना भर पानी मौला। शीर्षक है बस इतना भर पानी मौला। जैसे वो पहली बार हो रही हो, मैं अपने घर के दरवाजे पे खड़ा होती हुई बारिश देख रहा था। जैसे वो पहली बार हो रही हो, मैं अपने घर के दरवाजे पे खड़ा होती हुई बारिश देख रहा था। अब वह दरवाजा भी नहीं था और वह सड़क भी नहीं जिस पर हमने कागज की नाव चलाई थी। बारिश हर साल होती थी मगर अब कुछ सालों से किसी रहम की तरह दिखती थी। बारिश हर साल होती थी मगर अब कुछ सालों से किसी रहम की तरह दिखती थी। लोग उदास होकर कहते थे कि अब वैसी बारिश कहाँ। लोग उदास होकर कहते थे कि अब वैसी बारिश कहाँ। आकाश की ओर उम्मीद लगाए बदहवास आंखों वाली किसानों की तस्वीरें कभी कभार अखबारों में दिख जाती थीं। सच भी था, बारिश वक्त के साथ कम हो गई थी। बारिश वक्त के साथ कम हो गई थी, जैसे आपस में लोगों का मिलना जुलना कम हो गया था।
काले रंग का वो दरवाज़ा जिस पर हर साल दिवाली में अलकतरे की पुताई होती थी, स्मृतियों में बचा हुआ था। बारिश के दिनों में जिसके आगे कुर्सी लगाकर बैठे पिता की याद बाकी है। जब बारिश होती थी, पूरे हफ्ते की झमाझम बारिश जिसमें सब कुछ गड्ढमड्ढ हो जाता था। दूर दिखते पहाड़ कई रोज बादलों में खो जाते थे। लोग टपकती खपरैल वाले घरों में रतजगे करते थे और कादों कीच से सने पांव लिए घर लौटते थे। छाता पूरे सावन भादो देहरी चौखट पर टिका रहता था। इलाके में लोग वैसी बारिश को याद करते थे उन दिनों और अफसोस में भर जाते थे अपने खेतों को देखकर। मैंने कई गांव के कुएं सूखते देखे थे पिछले 2-3 सालों में। मैंने कई गांवों के कुएं सूखते देखे थे पिछले 2-3 सालों में। मैं उन कुओं को देखने भी जाना चाहता था जिसने कई पीढ़ियों की प्यास बुझाई थी और किस्सों में बचे हुए थे। मैं उन कुओं को भी देखने जाना चाहता था जिसने कई पीढ़ियों की प्यास बुझाई थी और किस्सों में बचे हुए थे। अब उनका क्या हुआ होगा? अब उनका क्या हुआ होगा? क्या उन पर मकान बन गए होंगे? दुकानें खुल गई होंगी? परसों ही तो कह रहा था कोई बस में कि हम कहाँ ज़्यादा बारिश चाहते हैं मौला, बस खेत भरे रहें भादों में और धरती के गर्भ में इतना पानी, बस इतना पानी कि कंठ सूखे न रह जाएं। बस खेत भरे रहें भादों में और धरती के गर्भ में इतना पानी, बस इतना पानी कि कंठ सूखे न रह जाएं। एक कविता है जो मैं आपको मेरे कई मित्रों को याद होगी। एक कविता बख्तियारपुर जो बहुत पहले लगभग 93 में ये मेरी एकदम शुरुआती पहली 2, चौथी, 5वीं कविताओं में है, लेकिन ये बहुत मित्रों को पसंद आई है। बख्तियारपुर मैं इसको मैं चाहता हूँ कि आज आप लोगों के साथ साझा करूँ। बसंत भाई बहुत साथ बने हुए हैं आप। इस धैर्य के लिए भी बहुत धन्यवाद आपको, आप लोगों को, आप मित्रों को। अब बख्तियारपुर। एक दिन पिता की लंबी बीमारी से हम हार गए। एक दिन पिता की लंबी बीमारी से हम हार गए। हम सलाहों के आधार पर उन्हें दिल्ली ले जाने की सोचने लगे। दिल्ली में हर मर्ज का इलाज है। मन्ना सन्न गए हीरा बाबू दिल्ली से लौट आए गाँव। दिल्ली में कवि कैसे होते हैं, कौन से एकांत में लिखते हैं कविताएं, कैसे हो जाते हैं दिल्ली के कवि जल्दी चर्चित। मैं दिल्ली में शाम कॉफ़ी हाउस जाना चाहूँगा। मिल बैठकर बातें करते हुए सुना है दिख जाते हैं रंगकर्मी, कवि और साहित्यकार। दिल्ली में कवि कैसे होते हैं, कौन से एकांत में लिखते हैं कविताएं, कैसे हो जाते हैं दिल्ली के कवि जल्दी चर्चित। मैं दिल्ली में शाम कॉफ़ी हाउस जाना चाहूँगा। मिल बैठकर बातें करते हुए सुना है दिख जाते हैं रंगकर्मी, कवि और साहित्यकार। देश समस्याओं से भरा पड़ा है। कहाँ कवियों कलाकारों को मिल पाती होगी इतनी फुर्सत। पिता मेरी मनसा जानकर बोले। पिता शिक्षक थे। वे पूरी दुनिया के बारे में औसत जानते थे, कवियों के बारे में तो बहुत थोड़ा जानते थे। पिता शिक्षक थे, वे पूरी दुनिया के बारे में औसत जानते थे, कवियों के बारे में तो बहुत थोड़ा जानते थे। एक बार भागलपुर में दिनकर से एक कवि सम्मेलन में कविता सुनी थी। इस बात का कोई खास महत्व नहीं था उनके जीवन में, लेकिन बेगम अख्तर की गज़लों के बारे में वह बहुत कुछ बता सकते थे और पिता के जीवन में एक साध रही कि वे बेगम अख्तर से मिलते। एक बार भागलपुर में दिनकर से कवि सम्मेलन में कविता सुनी थी। इस बात का कोई खास महत्व नहीं था उनके जीवन में, लेकिन बेगम अख्तर की
गज़लों के बारे में वे बहुत कुछ बता सकते थे। पिता के जीवन में एक साध रही कि वे बेगम अख्तर से मिलते। पिता दिल्ली की यात्रा में अड़ गए अचानक। अब बच्चों किसी जिद में बोले कि बख्तियारपुर आए तो बता देना। पिता दिल्ली की यात्रा में अड़ गए अचानक, बच्चों की सी जिद में बोले बख्तियारपुर आए तो बता देना। माँ की स्मृति बहुत साफ नहीं थी। उसने शून्य में आंखें टिकाए हुए कहा कि पिता की पहली पोस्टिंग संभवतः बख्तियारपुर थी। हमें इस बात का पता नहीं था। सच तो यह भी है मित्रों कि पिता की जिंदगी के बहुत से जरूरी हिस्सों के बारे में हम अनजान थे। अभी महानगर की ओर भागती इस जिंदगी की जरूरत में पिता की स्मृतियां 40 वर्ष पुराने चौखटे लांघ रही थी। पिता दिल्ली की इस यात्रा में कहीं नहीं थे। थोड़ी देर बाद अकबकाए हुए से बोले, मुझे खिसकाकर खिड़की के पास कर दो, रमाधार महतो की चाय पीऊंगा। अभी महानगर की ओर भागती इस जिंदगी की जरूरत में पिता की स्मृतियां 40 वर्ष पुराने चौखटे लांघ रही थी। पिता दिल्ली की इस यात्रा में कहीं नहीं थे। थोड़ी देर बाद अकबकाए हुए से बोले, मुझे खिसकाकर खिड़की के पास कर दो, रमाधार महतो की चाय पीऊंगा। फिर उन्होंने अपने स्कूल के बारे में बताया जो कभी प्लेटफॉर्म के किनारे से दिखता होगा। फिर उन्होंने अपने स्कूल के बारे में बताया जो कभी प्लेटफॉर्म के किनारे से दिखता होगा। पिता की आंखें उस समय बच्चों की शरारती आंखों की भांति नाच रही थी। ऐसे में मां किसी अनिष्ट की आशंका में रोने लगी। एकाएक उन्होंने संकेत से समय पूछा और पूरे विश्वास से कहा कि बच्चे अभी स्कूल से लौट रहे होंगे। एकाएक उन्होंने संकेत से समय पूछा और पूरे विश्वास से कहा कि बच्चे अभी स्कूल से लौट रहे होंगे। पिता नींद में जा रहे थे और बख्तियारपुर आने वाला था। पिता नींद में जा रहे थे और बख्तियारपुर आने वाला था। एक चाय बेचते लड़के से मैंने रमाधार महतो के बारे में पूछा। लड़का चुप था। वह स्कूल के बारे में भी कुछ नहीं बता सका। उसने स्कूल के बारे में कोई रुचि नहीं दिखाई। हम आश्चर्य में भरे पड़े थे। पिता की नींद महीनों के बाद लौटी थी। यह उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा था। हम नहीं चाहते थे कि उनकी नींद पर पानी पड़े। बख्तियारपुर गुजर गया था और इसे लेकर हम एक अनजाने अपराध बोध और संकोच से घिर गए थे। लेकिन इस समय हम पिता की नींद की सुरक्षा के बारे में सोच रहे थे और इसके खराब हो जाने के प्रति चिंतित थे। एक बार उनकी आंखें आधी रात को झपकीं। उन्होंने अस्फुट स्वर में कहा कि बख्तियारपुर आए तो बता देना। उन्होंने नींद में ही स्कूल, बच्चे, रमाधार महतो की चाय जैसा कुछ कहा। हम सब सहम गए। हमारी व्यवस्था का यह दुर्लभ रूप था। उनकी नींद की बात की जिज्ञासाओं को लेकर हम किंग कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति में थे। इस यात्रा में पिता कविता के बहुत जरूरी हिस्से को जी रहे थे। यह सिर्फ मैं समझ रहा था। इस यात्रा में पिता कविता के बहुत जरूरी हिस्से को जी रहे थे। यह सिर्फ मैं समझ रहा था। यह तय था, बख्तियारपुर पिता की नींद में अभी सुंदर सपने की तरह गड्ढमड हो रहा होगा। लेकिन दोस्तों, हम बख्तियारपुर के किसी भी जिक्र से बचना चाहते थे। हम इस शब्द के एहसास से बचना चाहते थे। आप पिता पर लिखी गई 2, 4, 5 कविताओं में से एक कविता थोड़ी देर के बाद और सुनाऊंगा। एक कविता है जो भी हाल में लिखी गई है, आवाज़ों से जीवन। ये एक दोस्त की स्मृति से जुड़ी हुई कविता है, आवाज़ों से जीवन। आसमान बादलों से घिरा है, पत्तों पर बूंदों के गिरने की हल्की आवाज़ें हैं।
आसमान बादलों से घिरा है, पत्तों पर बूंदों के गिरने की हल्की आवाज़ें हैं। ऐसी ही कई आवाज़ों से चलता है हमारा जीवन, जैसे एक दोस्त की आवाज़ शामिल हो जाती है चुपचाप जीवन के स्पंदन में। रोज उसे कहता था कि तुम्हारी आवाज़ न लगती है। आज न जाने किस तकलीफ में था कि उससे बचने के लिए मैं पहाड़ की तरफ गया, जहां बादल बहुत झुके हुए मुझे मिले। आज न जाने किस तकलीफ में था कि उनसे बचने के लिए मैं पहाड़ की तरफ गया, जहां बादल बहुत झुके हुए मिले मुझे। चरवाहे लौट रहे थे अपने मवेशियों के साथ। इतना एकांत, इतनी नीरवता कि मैंने उसके बारे में सोचा कि उसे अभी यहाँ होना चाहिए था, जबकि मैं उसकी ही आवाज़ से भरा था। इतना एकांत, इतनी नीरवता कि मैंने में सोचा कि उसे अभी यहाँ होना चाहिए था, जबकि मैं उसकी ही आवाज़ से भरा था। आप अकेले कहीं नहीं जा सकते, कोई खुशी आपके साथ चलती है। आप अकेले कहीं नहीं जा सकते, कोई खुशी आपके साथ जाती है, या कोई दुख कहीं दुबका हुआ जीवन में चुपचाप साथ चलता है। पगडंडियों से होता हुआ, खेतों को लांघता हुआ उस पहाड़ के नीचे गया, जिसका जिक्र हमारी बातचीत में कई बार आता रहा। पगडंडियों से होता हुआ, खेतों को लांघता हुआ उस पहाड़ के नीचे गया, जिसका जिक्र हमारी बातचीत में कई बार आता रहा। एक बहते हुए सोते के किनारे मिट्टी के टीले पर बैठा रहा बहुत देर अपनी यातना के साथ। और जब मैं लौट रहा था तो वह मेरे साथ था, मुस्कुराता हुआ, गलबहियाँ डाले। वह कह रहा था, बेकार ही परेशान थे तुम, हमने इतनी बातें कहाँ की थी। एक दिन में हम कहाँ चले थे, पूरा दिन किसी रोज। कितना समय हो रहा है? 6-7 हो गया। मित्रों, बहुत समय लगभग हो रहा है, तो एक जिलसाज कविता और एक कविता उस लोक धुन की स्मृति में, दो कविताएं सुना के मेरे ख्याल से आप इतने धैर्य पूर्वक हमारे साथ बने रहे हैं। बस एक थोड़ी सी लंबे आकार की कविता है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन मैं 2-3 कविताएं सुना के इसका समापन करना चाहूँगा। तो ये 2-3 कविताएं आप सुने, जिसमें ये कविता है उस लोक धुन की स्मृति में। दरअसल जैसा कि मैंने बताया कि संगीत का कुछ बहुत गहरा असर रहा है मेरी बहुत सारी चीज़ों पर, मेरे जीवन पे। कुछ हद तक कह सकते हैं कि कविताओं पर भी वो चीज़ें दिखती रही हैं। सूरजकुंड के मेले में एक बार मैं गया था और वहाँ कोई धुन मैंने सुनी थी, जो उस पर वो मेला हिमाचल पर केंद्रित था और ये धुनें हिमाचल से जुड़ी हुई थी। और लगभग इस धुन की वजह से मैं बहुत परेशान रहा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वो धुन इतनी प्यारी थी कि उसके बारे में मैंने बहुत सारी चीज़ों की तलाश की, वो फिर सुनने को कहाँ मिलता। बस उस तलाश में और जिस मानसिक स्थितियों में रहा मैं उस धुन को लेके, उस पर एक बहुत कई सालों के बाद ये कविता बनी। तो वो आप सुनिए प्लीज। उस लोक धुन की स्मृति में। उन्हें सूरजकुंड के मेले में सुना था कई बरस हुए। उन्हें सूरजकुंड के मेले में सुना था कई बरस हुए, यद्यपि हिमाचल के लोक धुनों की मुझे कोई पहचान नहीं। पर कोई लय मुझे बांधती थी, एक आलाप किसी स्त्री का मुझे अनजाने खिंचाव से भर देता था। एक वाद्य है बैठा हुआ मेरे दिमाग में अब तक, जिस पर मैं बर्बाद हुआ। पर कोई लय मुझे बांधती थी, एक आलाप किसी स्त्री का मुझे अनजाने खिंचाव से भर देता था। वह वाद्य है बैठा मेरे दिमाग में अब तक, जिस पर मैं बर्बाद हुआ। कोई ढप ढप करता वाद्य स्वर गले के साथ संगत करता हुआ। वह तबला नहीं, ढोलक नहीं, वह क्या था कैसे बताऊं। मैं तो सुंदर नींद और सपने की अवस्था में था। क्या वह स्त्रियों के दुख के गीत जैसा था? नहीं, मुझे तो ऐसा लगा कि कोई शांत नदी मध्यम आवाज के साथ पहाड़ों से उतर रही है।
फिर लगा कि इसमें तो स्त्री जीवन की विडंबनाओं की ही कथा है। फिर लगा कि इसमें स्त्री जीवन की विडंबनाओं की ही कथा है। मैंने कयास लगाया और क्या पता था कि यह धुन मुझे जीवन भर के लिए ही लपेट लेगी। मैंने कयास लगाया और क्या पता था कि यह धुन मुझे जीवन भर के लिए ही लपेट लेगी। कोई बताए उस गीत में क्या था, कोई बताए उस गीत में क्या था, और वह धुन मुझे कहाँ मिलेगी, मैं उसका हो जाऊंगा। कई बरस हुए सूरजकुंड के मेले में गए हुए, क्या हिमाचल जाऊं तो वह धुन मुझे मिलेगी। मैं अगर कहूं कि उस लोक धुन की स्मृति मुझे बेईमान होने से बचाती है तो यह सुनकर आप हंसेंगे। मैं अगर कहूं कि उस लोक धुन की स्मृति मुझे बेईमान होने से बचाती है तो यह सुनकर आप हंसेंगे। उस धुन ने, उस गीत ने मुझे प्रेमी बनाया। उस धुन ने, उस गीत ने मुझे प्रेमी बनाया। उस स्त्री के आलाप में व्याप्त दुख की स्मृति में मैं कई रात रोया हूं। क्या कोई पति आएगा कि उस गीत की तलाश में गीत बेचने वाले दुकानों पर धूप बतास में जार बेजार फिरा हूं। कई कई घंटे रेडियो से कान आड़े पड़ा हूं। मुझे वह धुन कहाँ मिलेगी, मुझे वह धुन कहाँ मिलेगी। दुर्गा पूजा में जहां कबीर के पद नहीं, फिल्मी गानों के रिमिक्स बजते हों, आपकी इस नगरी का भी मैं क्या भरोसा करूं। एक कविता है जिलसाज, वो मैं सुनाना चाहूँगा। ये कविता लगभग हाल ही के लिखी गई, पिछले साल की कविता है ये। जिलसाज, आप हम सब जानते हैं कि जिलसाज अब बहुत कम दिखते हैं, लगभग अब शहरों में जिलसाज दिखते नहीं। अब कुछ हमारी ज़रूरतें ऐसी बन गई हैं कि जिलसाज का होना ना होना अब कोई मायने नहीं रखता। पुरानी किताबों को लेके जो एक हमारा एक रागात्मक रिश्ता था, चाहे वो स्कूल के दिनों की किताबें हों या फिर अपनी पसंद की किताबें, उनको बचाने में जिलसाज की एक बड़ी भूमिका रही है। जिलसाज हमारे जीवन में शामिल था। इस तरह से बहुत सारी चीज़ों का लोप होना हमारे जीवन में लगातार जारी है। बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं और इतनी चुप ख़त्म हो रही हैं कि उनका जाना भी हमें बहुत बाद में पता चलता है कि ये सारे कामगार, ये सारे श्रमिक, ये सारे मेहनत करने वाले लोग धीरे धीरे नेपथ्य से बाहर हो गए। इस पूरी व्यवस्था और ये नए सिस्टम में जो सारी चीज़ें डेवलप हुई हैं, उसमें इन जिलसाजों के लिए अब कोई जगह नहीं रह गई थी। बहुत मुश्किल से अब किसी शहर में जिलसाज मिलते हैं। तो ये एक ऐसे जिलसाज की कहानी है जो सचमुच हमारे यहाँ आया था नोनीहाट में और बहुत जल्दी वापस चला गया, और फिर कहाँ चला गया ये कुछ पता नहीं चला। मैंने उसको तलाशने की बहुत कोशिश की और जो संभव हो सकता था, वो इतना प्यारा आदमी था कि उसके जाने के बहुत दिनों तक बाद में मैं डिस्टर्ब रहा। ये कविता कुछ सालों के बाद उसको याद करते हुए हुई है। प्लीज़ सुनिए आप इसे। जिलसाज। वह जो एक दिन दरवाजे पे आ खड़ा हुआ, बांग्ला में बोला, किताबों पर जिल्द चढ़ाता हूँ। किसी ने बताया कि आपके यहाँ किताबें बहुत हैं, कुछ किताबें देंगे हमें दादा, बंगाल से आए हैं। वह सुबंधु था, समय की मार खाया हुआ चेहरा लिए अपना घर बार छोड़ आया था। वह सुबंधु था, समय की मार खाया हुआ चेहरा लिए अपना घर बार छोड़ आया था। उसने हमारे यहाँ 50 जर्जर किताबों को जीवन दिया। उसने हमारे यहाँ 50 जर्जर किताबों को जीवन दिया। पत्नी और एक छोटे बच्चे को साथ लिए बंगाल के किसी गांव से निकल आया था सुबंधु। कौन पूछता है अब जिलसाज को? कौन पूछता है अब जिलसाज को
किसके लिए जरूरी रह गई हैं पुरानी किताबें? सुबंधु, तुम जिल्दसाज कैसे बने? सुबंधु, तुम जिल्दसाज कैसे बने? क्या तुम्हारे पिता जिल्दसाज थे? तुम इतने अच्छे जिल्दसाज कैसे बने सुबंधु? मैं बार बार पूछता था। कितनी खुशी होती थी उसका काम देखकर, कितनी सफाई थी उसके काम में कि पुरानी किताबों से प्यार बढ़ता ही जाता था। दिन बीतते जाते थे और जिल्दसाज के चेहरे पर निराशा बढ़ती जाती थी। दिन बीतते जाते थे और जिल्दसाज के चेहरे पर निराशा बढ़ती जाती थी। जिल्दसाजी के लिए और किताबें नहीं मिल रही थी गांव में। वह पूरे इलाके में पुरानी किताबों की तलाश में भटक रहा था। वह पूरे इलाके में पुरानी किताबों की तलाश में भटक रहा था। एक सर्द शाम को जब सबके घरों के दरवाजे बंद हो रहे थे और कोहरा घना हो रहा था, सुबंधु आया। एक सर्द शाम को जब सबके घरों के दरवाजे बंद हो रहे थे, कोहरा घना हो रहा था, सुबंधु आया। बोला, दादा काम नहीं मिल रहा, कोई दूसरा काम भी तो नहीं आता। अपने देश लौट जाना होगा दादा। यह सब कहते हुए दुख का कोहरा मैंने देखा जिल्दसाज के चेहरे पर और घना हो रहा था। वह किताबों की अलमारी की तरफ देख रहा था, एकदम असहज कर देने वाली चुप्पी के साथ। मेरा और मेरे बड़े भाई का चेहरा फक था। मेरा और मेरे बड़े भाई का चेहरा फक था। इन दिनों हम रोज ही सुबंधु की और उसके हाथ की कारीगरी की चर्चा करते हुए अघाते न थे। लेकिन एक जिल्दसाज के जीवन में क्या चल रहा था यह पता न था। लेकिन एक जिल्दसाज के जीवन में क्या चल रहा था यह पता न था। बंगाल से किताबों को बचाने आया था वह, पुरानी किताबों को जीवन देने आया था। पुरानी किताबों की महक में जीता था वह जिल्दसाज। सुबंधु चला जाएगा, यह बात फांस की तरह थी हमारी संवेदना में। जैसे मन के दीपक में तेल कम हो रहा था और एक रात में हरा जंगल जैसे खाली ठूंठ रह गया था उसके जाने की बात सुनकर। इलाके में पुरानी किताबें न थी, इसलिए सुबंधु वापस जा रहा था। इलाके में पुरानी किताबें न थी, इसलिए सुबंधु वापस जा रहा था। गांव में जिल्दसाज का क्या काम? गांव में जिल्दसाज का क्या काम? आज हाट में मिला सुखदेव मरांडी। बोला, आपकी किताब बांधने वाला चला गया अपना सामान लेकर। आज हाट में मिला सुखदेव मरांडी। बोला, आपकी किताब बांधने वाला चला गया अपना सामान लेकर। बीवी, बच्चा और टीन के बक्से झोले के साथ बस पर चढ़ते देखा था उसने। जाने से पहले सुबंधु हमसे मिलने नहीं आया था। जाने से पहले सुबंधु हमसे मिलने नहीं आया था। वह क्या करता हमारे यहाँ आकर? हमारे यहाँ पुरानी किताबें और कहाँ थीं? 3 महीने वह रहा इस इलाके में और कोई उसे जान नहीं पाया। 3 महीने रहा वह इस इलाके में और कोई उसे जान नहीं सका। एक मजदूर को तो सब पहचानते हैं, मगर एक जिल्दसाज में किसी की दिलचस्पी नहीं थी। एक मजदूर को तो सब पहचानते हैं, मगर एक जिल्दसाज में किसी की दिलचस्पी नहीं थी। आज तुम कहाँ होगे सुबंधु? आज तुम कहाँ होगे सुबंधु? क्या पुरानी किताबों से भरी कोई दुनिया हासिल हुई तुम्हें? तुम्हारी याद अब एक यंत्रणा है जिल्दसाज। अब तुम जान ही गए होगे कि किताबों की जगह बहुत कम हो गई है हमारी दुनिया में, और पुरानी किताबों की तो और भी कम। पुरानी किताबों की गंध के बीच जीना भूल चुकी है यह दुनिया। अपने बच्चे को जिल्दसाजी नहीं सिखाऊंगा दादा। वह कोई भी काम कर लेगा, जिल्दसाजी नहीं करेगा।
अपने बच्चे को जल्दसाजी नहीं सिखाऊंगा दादा, वह कोई भी काम कर लेगा, जल्दसाजी नहीं करेगा। सुबंधु ने यही तो कहा था हमारी आखिरी मुलाकात में। सुबंधु ने यही तो कहा था हमारी आखिरी मुलाकात में, बरामदे से नीचे उतरते हुए और कोहरे में गुम होते हुए उस सर्द रात में। तो ये दिलसाज कविता थी। सुबंधु की याद आज भी मुझे बहुत भावुक कर देती है। एक कविता और आप सुन लें, शायद वक्त कुछ ज़्यादा हो गया होगा। बुजुर्ग डाकिये से भेंट। ये कविता इसी बारिश के में भी लिखी गई है, लगभग 2 महीने हुए हैं। अब तो आप हम सब जानते हैं कि डाकिये का जो आना है वो पहले की तरह आना नहीं है। अब बहुत कामकाजी किस्म की चीज़ें लेकर डाकिया आता है, और डाकिये के साथ जो हमारा एक अभिन्न रिश्ता था, हमारा एक सामाजिक रिश्ता था, एक भावनात्मक रिश्ता था, अब उसकी एक याद भर है। तो डाकिया एक डाकिये की याद में ये कविता है, जो अपने रिटायरमेंट के आप कह सकते हैं, या मेरे इलाके में जब वो काम करता था, इसके बाद मेरी 25 सालों के बाद उससे भेंट होती है एक शहर में, और उसका चेहरा बदला हुआ होता है, लेकिन वो उस डाकिये ने मुझे पहचान लिया और मैंने भी उससे पहचाना। और मैंने उन दिनों को याद किया कि आज मेरे यहाँ पत्रिकाओं, किताबों और बहुत सारी चीज़ों का एक जो बड़ा अंबार है, उसमें इस डाकिये के इन बुजुर्ग हाथों का कितना बड़ा योगदान है, कितनी बड़ी सहभागिता है। तो ये कविता मैंने उनसे मुलाकात के बाद लिखी है। बुजुर्ग डाकिये से भेंट। ऐसी तेज होती बारिश में तकरीबन 25 सालों के बाद वे मिलेंगे, यह हैरत होती है सोचकर। ऐसी तेज होती बारिश में तकरीबन 25 सालों के बाद वे मिलेंगे, यह हैरत होती है सोचकर। वे मिले मुझे एक दवाई की दुकान पर, बारिश की बौछारों से बचते हुए। बरसों देखे गए उस चेहरे को भूलना असंभव था। बरसों देखे गए उस चेहरे को भूलना असंभव था। आप यहाँ कैसे रोमांच से और थोड़े संकोच से भरते हुए अब मैंने पूछा। चश्मे के बहुत मोटे शीशे के भीतर से झांकते हुए उन्होंने मुझे ताका और एकाएक आ गई मुस्कान के बीच कहा कि अब पहचान में दिक्कत होती है, आप विनय है ना, नौनिहाट वाले। पहचान लेने की खुशी उनके चेहरे पर पसर गई थी। अपने कपड़े का झोला संभालकर कंधे पर चढ़ाते हुए उन्होंने मेरे दोनों हाथ थाम लिए। यहाँ डॉक्टर को दिखाने आए थे, सांस बहुत फूलती है अब, क्या आप यहीं रहते हैं गोड्डा में? अपनी रॉ में बोलते जा रहे थे कि अपनी जात का डॉक्टर है, पर रहम नहीं है जरा भी, गरीबों से भी पूरी फीस लेते हैं। अपनी रॉ में बोले जा रहे थे कि अपनी जात का डॉक्टर है, पर रहम नहीं है जरा भी, गरीबों से पूरी फीस लेते हैं। हाँ, अब ऐसा ही है, मैंने कहा। अधिकांश डॉक्टर अब किसी को नहीं पहचानते। फिर मन में कहा कि वे सिर्फ अब पूंजी को ठीक से पहचानते हैं, मनुष्य को नहीं पहचानते। और अब तो दवा कंपनियां ही उनके रिश्तेदार हैं। फिर उन्होंने इस शहर तक पहुंचने की तकलीफों का जिक्र किया। वह कुछ बोले जा रहे थे, जैसे कुछ बुजुर्ग अनवरत बोलते जाते हैं। इस बीच पास खड़े उनके बेटे ने कहा कि दोपहर की दवाइयां खा लीजिए, समय हो गया है। मैं अपने इलाके के उस डाकिये को याद कर रहा था, जो उस समय तकरीबन 40-45 का रहा होगा। प्रायः रोज ही आते थे मेरी डाक लेकर, सुस्ताते थे हमारी बैठक में। माँ उन्हें चाय पानी के लिए पूछती थी। अचानक उन्होंने मेरे परिवार के बारे में पूछा और कहा कि कितने बच्चे हैं आपके, वे कहाँ पढ़ते हैं, माँ कैसी है? मैंने जब कहा कि माँ अब नहीं रही, उनको गए 8 साल हो गए। ओह! बोलते हुए दुख की कौंध उनके चेहरे पर फैल गई। उन्होंने आकाश की ओर हाथ जोड़ते हुए मृत आत्मा को याद किया।
फिर कहा कि नोनीहाट की पोस्टिंग बहुत अच्छी थी, अच्छे लोग मिले वहाँ, आपका घर हमें कभी दूसरे का घर नहीं लगा। एक बार अपने गांव की आखिरी बस छूट जाने के बाद मेरे घर उन्होंने रात गुजारी थी। इस प्रसंग को थोड़े भरे स्वर में उन्होंने 2 बार दोहराया। एक बार अपने गांव की आखिरी बस छूट जाने के बाद मेरे घर उन्होंने रात गुजारी थी। इस प्रसंग को थोड़े भरे स्वर में उन्होंने 2 बार दोहराया। हमें इस बात का पता नहीं था। अपने रिटायरमेंट के बाद अपने गांव की पैतृक जमीन पर आम के 150 पौधों का एक बगीचा उन्होंने लगाया था। यह बताते हुए वे बेहद खुश दिखे। मेहनत करनी पड़ती है विनय बाबू, लेकिन 2.5-3 लाख सालाना आ जाते हैं आम से। कितनी तरलता, आश्वस्ति और संतोष दिखा अपने उस आम के बगीचे के लिए। उनकी आंखें कह रही थीं कि उन्होंने बड़ा काम कर दिया है अगली कई पीढ़ियों के लिए। फिर एक बेटे का जिक्र किया जो बीएसएफ में सिपाही है। कह रहे थे कि बस उसी की चिंता लगी रहती है। कह रहे थे कि बस उसी की चिंता लगी रहती है। गहरी सांस भरते हुए उन्होंने कहा कि समय अब पहले की तरह नहीं रहा, अब वह बहुत खराब होता जा रहा है। और ये छोटा वाला यहीं गांव में दुकानदारी करता है। सब अच्छा चल रहा है विनय बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। वे सजल हो रहे थे। हल्के कांपते हुए दोनों हाथ उन्होंने मेरे कंधे पर रखे और भावुक होते हुए कहा कि कभी आइए हमारे घर आम के दिनों में। एकाएक दवाई दुकानदार से मुखातिब होकर कहने लगे, ये नोनीहाट के हैं, हम पहले नोनीहाट में ही नौकरी करते थे, ये कवि लेखक हैं। यह सुनकर मैं झेंप रहा था और दुकानदार का चेहरा अच्छा अच्छा कहते हुए हल्की मुस्कुराहट से भरा था। इस समय मैं किसी और ही मनोदशा में था। उनकी बातें सुनते हुए एक कोलाज का बनना शुरू हो गया था मेरे भीतर, जैसे आधे पौने घंटे की कोई फिल्म चल रही थी और मैं उसके भीतर था। उनके झुर्रियों से भर रहे इन्हीं हाथों ने हजारों चिट्ठियां, पत्रिकाएं, किताबें, मनी ऑर्डर कभी मेरे घर पहुंचाए थे। अब तो कोई चिट्ठी नहीं आती। इलाके का डाकिया कौन है बरसों से नहीं जान पाया। उनके झुर्रियों से भर रहे हाथ, इन्हीं हाथों ने हजारों चिट्ठियां, पत्रिकाएं, मनी ऑर्डर, किताबें पहुंचाए थे कभी। अब तो कोई चिट्ठी नहीं आती। इलाके का बरसों से नहीं जान पाया। हमने बारिश के बीच एक छोटी सी झोपड़ी में साथ चाय पी। उन्होंने अपनी नौकरी के दिनों और नोनीहाट के बहुत सारे लोगों को याद किया और भर आई आंखों को बार बार पोंछते रहे। चाय पीते हुए उन्होंने फिर कहा कि आम के मौसम में आपका इंतजार रहेगा। मुझे लगा कि आम का बगीचा उनका स्वप्न था जिसे वे सबके साथ बांटना चाहते थे। मुझे लगा कि आम का बगीचा उनका स्वप्न था जिसे वे सबके साथ बांटना चाहते थे। बारिश थम रही थी। उन्होंने मेरे हाथों पर अपना हाथ रखा और जाने की इजाज़त चाही। स्टार्ट होती मोटरसाइकिल के पीछे संभल कर बैठते हुए आदतन उन्होंने नमस्कार किया। स्टार्ट होती मोटरसाइकिल के पीछे संभल कर बैठते हुए आदतन उन्होंने नमस्कार किया। बारिश की हल्की होती बूंदों के बीच मैंने नज़रों से ओझल होते देखा अपने प्यारे डाकिया शंकर शाह को। चलिए मित्रों, ये इस कविता के साथ अपनी इस यात्रा को आज हम यहीं विराम देते हैं और मुक्ति पथ का और जो साथी अंत तक हमारे साथ बने रहे उन सब का बहुत हृदय से आभारी हूँ। एक अच्छा अनुभव था मेरे लिए कि एक साथ इतनी बातें कर सका। मुझे हमेशा लगता रहा कि काव्य पाठ करना तो थोड़ा बहुत आसान है कि आप पढ़ लेते हैं, लेकिन व्यवस्थित रूप से कभी अपनी कविताओं पर, अपनी रचना प्रक्रिया पर, इस पूरी यात्रा पर कहना मेरे लिए बड़ा मुश्किल रहा है। इसे आपने भी लक्ष्य किया होगा।
तो बस जैसा भी रहा ये बढ़िया था, और मुक्तिपथ के दोस्तों का, इस पेज का, इस मंच का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, और फिर हम मिलेंगे। शुक्रिया।